जोहार दोस्तों, मैं नवीन बाड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंडी धुमकुड़िया में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हिंदी सिनेमा में आदिवासियों को कैसे दर्शाया गया है। हिंदी सिनेमा 100 सालों से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है और इस दौरान यह कई सारे बदलावों से गुजरा है, लेकिन एक चीज़ जो आज भी नहीं बदली वह है हिंदी सिनेमा में आदिवासियों का स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल। वैसे तो हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें आदिवासी किरदार रखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसी कमर्शियल फिल्में हैं जिनमें ये आदिवासी किरदार साइड कैरेक्टर की तरह रखे गए हैं, जबकि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो इन किरदारों को केंद्र में रखकर बुनी गई हैं। वैसी फिल्में जिनमें आदिवासी किरदार साइड कैरेक्टर की तरह हैं, उनमें आदिवासी पहनावे, जीवन शैली व संस्कृति का चित्रण अपमानजनक रूप में हुआ है। 1972 में आई देवानंद और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म ये गुलिस्ता हमारा नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों का चित्रण करती है। फिल्म में दिहिंग के एक आदिवासी कबीले को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश को दर्शाया गया है और इस कार्य के लिए सरकार यहाँ की एक नदी पर पुल बना रही है, जिसका ये आदिवासी विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों के इस विरोध को उनकी अज्ञानता, उनके अनपढ़ होने तथा उनके पिछड़ेपन से जोड़कर दिखाया गया है। पूरी फिल्म आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का उपहास करती प्रतीत होती है। साथ ही फिल्म के आखिरी गाने में आदिवासियों द्वारा नर बलि देने की प्रथा को जिस प्रकार दिखाया गया है वह नेगेटिविटी की सीमा को लांघती है। सन 1982 में आई फिल्म खुशनसीब में पद्मिनी कोल्हापुरी ने गंगा नाम की एक आदिवासी युवती का किरदार निभाया है। गंगा का किरदार एक बोल्ड युवती का किरदार है जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। साथ ही आदिवासी युवती होने के कारण उसे फिल्म में टार्जन के जैसे उछल कूद करते हुए भी दिखाया गया है। गंगा तथा उसके पिताजी अपने बालों व कपड़ों में नुकीले हथियार व चाकू भी रखकर घूमते दिखाए गए हैं। निश्चित तौर पर यह फिल्म भी आदिवासियों का स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल करती है। सन 2015 में आई फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पार्ट 2 एक संत द्वारा आदिवासियों को सभ्य बनाने की कहानी पर आधारित है। यह फिल्म आदिवासियों को डेरोगेटरी वे में रिप्रेजेंट करती है। फिल्म में आदिवासियों को हत्या करने वाला, लूटपाट करने वाला तथा नरबलि का पालन करने वाला कहा गया है। यह फिल्म आदिवासियों के प्रति अपनी नकारात्मकता में इस हद तक चली गई कि इसे कई राज्यों में बैन भी करना पड़ गया। साल 2015 में ही आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में एक ट्राइबल वॉरियर काले किए को माहिष्मती राज्य के साथ युद्ध करते दर्शाया गया है। काले किए का किरदार फिल्म में दरिंदगी व सभ्यों के बीच असभ्य को दर्शाने के लिए डाला गया है। हिंदी सिनेमा में टार्जन पर आधारित भी कई सारी एरोटिक फिल्म्स बन चुकी है और लगभग सभी फिल्मों में आदिवासी या कबीलाई संस्कृति को हद से भी ज़्यादा बुरे रूप में दिखाया गया है। फिल्म में आदिवासी किरदार जानवरों की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं, जबकि फिल्म में जंगल व जंगलीपन का माहौल ग्लैमर लाने के लिए उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा और भी कई सारी कमर्शियल फिल्में हैं जो कि आदिवासियों का इस तरह चित्रण करती है, जैसे कि सन 1937 में आई फिल्म तूफानी टार्जन, 1954 में आई फिल्म नागिन और 1982 में आई फिल्म जानवर। दूसरी कैटेगरी में वैसी हिंदी फिल्में आती है जिनमें आदिवासी किरदार मुख्य या महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। सन 1937 में आई फिल्म इज्जत भील आदिवासियों व मराठों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इनमें भील आदिवासियों के द्वारा अपनी परंपरा व संस्कृति को बनाए रखते हुए अपने शोषकों से बदला लेने की कहानी को कहा गया है। सन 1980 में आई फिल्म आक्रोश एक आदिवासी युवती की हत्या की पृष्ठभूमि में समाज के प्रिविलेज्ड व डिप्राइव्ड क्लास के बीच के संबंध को दर्शाती है। इस कैटेगरी की फिल्मों में आदिवासी किरदारों को तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से चित्रित किया गया है, परंतु तब भी इस कैटेगरी की फिल्मों में एक समस्या यह दिखती है कि इसमें आदिवासी किरदारों की भावनाएं दो एक्सट्रीम में दिखाई देती है, या तो अत्यंत भोलापन या हिंसक। इस कैटेगरी की अन्य फिल्मों में 1984 की कमला तथा 2010 की रावण जैसी फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। हिंदी फिल्मों में आदिवासी महिलाओं का चित्रण मुख्य रूप से भोली भाली या बोल्ड महिला के तौर पर हुआ है। एक तथ्य यह भी है कि कई फिल्मों में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए आदिवासी युवतियों के नदी में नहाने या छोटे कबीलाई ड्रेस में डांस करने या आइटम नंबर करने जैसे दृश्य भी फिल्माए जाते रहे हैं। जबकि सन 1958 की मधुमती और 1982 की खुशनसीब ऐसी फिल्मों के उदाहरण हैं जिनमें आदिवासी युवतियां अपने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में तो अत्यंत बोल्ड व चंचल दिखाई गई हैं, लेकिन साड़ी जैसे परिधान को पहनने के पश्चात यही आदिवासी युवतियां परंपरागत रूप से भारतीय महिलाओं के लिए सही समझे जाने वाले स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करती दिखाई गई हैं। हिंदी फिल्म में आदिवासियों के इस तरह के चित्रण के पीछे एक कारण यह भी है कि हमारी एकेडमिक डिसिप्लिन में एक लंबे समय तक आदिवासियों को एक स्टैटिक कम्युनिटी की तरह दिखाया गया है। आदिवासियों के बारे में भी समाज में एक आम धारणा यह है कि ये पिछड़े व विकास विरोधी होते हैं।
आधुनिकता का पर्याय बन चुके ड्रेसेस या लाइफ स्टाइल में हम और समाज इन आदिवासियों को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय के बारे में हमारी इमेजिनेशन पर फिट नहीं बैठती। इसीलिए फिल्मों में आदिवासियों का स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल हमारी इमेजिनेशन को सेटिस्फाई करने का एक माध्यम भी है। हालांकि आदिवासी समुदाय को इस तरह डेरोगेटरी वे में प्रेजेंट करना अपने आप में खतरनाक भी है, क्योंकि तब यह समाज के विभिन्न तबकों के बीच आपसी दुश्मनी व अलगाव को बढ़ावा देगा और साथ ही राष्ट्र के इंक्लूसिवनेस के कॉन्सेप्ट के विपरीत भी होगा। इसका एक उदाहरण देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के खिलाफ किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार है। सन 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र नीरो तानिया की हत्या भी इसी का एक उदाहरण है, जिसने इस बहस को जन्म दिया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को मुख्य धारा में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हिंदी सिनेमा में आदिवासियों के इस तरह के पोर्ट्रेयल को बदलने के कई तरीके भी हैं, जैसे कि राज्य सरकारें सब्सिडी देकर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों व कलाकारों को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही दूसरे राज्यों या केंद्र के सहयोग से इन फिल्मों के एग्जीबिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी किया जा सकता है। इसके अलावा हॉलीवुड की फिल्मों में जिस प्रकार यह नियम है कि एक निश्चित अनुपात में अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय के लोगों को कलाकारों के रूप में लिया जाना जरूरी है, यह नियम भारत में हिंदी फिल्मों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, इसे शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।